Hello everyone, welcome back to Code with Tech Learning. Today we are starting our computer technology session third, that is classification of computer. In the previous lecture we have learned about computer architecture, or we also called it as von Neumann architecture, and I have told that it is the most important question for the competitive exams as well as for the interview. So let's start today's lecture, that is classification of computers. What does classification mean? सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, उसके वर्क, उसके साइज एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। That is what classification is called. So आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि शुरू से लेकर के अभी तक जो हमारे कंप्यूटर्स बने हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है। सो आइए हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि हम कंप्यूटर को तीन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक साइज के बेसिस पे, एक वर्क के बेसिस पे और एक पर्पस के बेसिस पे। अब साइज के बेसिस पे बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। साइज का मतलब तो सबको पता है, साइज इन सेंस कि कंप्यूटर कितना बड़ा है, उसमें कितने प्रोसेसर लगे हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। दिस इज व्हाट साइज इज कॉल्ड। नाउ व्हाट बेस्ड ऑन वर्क का मतलब हुआ यहाँ पे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आज के टाइम पे हम कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये सभी को पता है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। बट ये वर्क कैसे करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो ये हुआ हमारा बेस्ड ऑन वर्क। अब आता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि हम आगे चल के सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जो सारे काम कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम ये देखते हैं कि स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस क्या होता है। तो हम इन्हें डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सो बी फोकस्ड गाइस। सी व्हाट इज सुपर कंप्यूटर्स। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। तो पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो देखो मैं आपको पहले तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे सीपीयू से कनेक्ट होकर हाई नेटवर्क पर कनेक्ट होकर बना होता है। ये बिग साइज कंप्यूटर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, फिजिकल साइमल्टेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग। सो आइए अब देखते हैं डेफिनेशन। A supercomputer is a highly advanced computer designed for exceptional performance, capable of handling complex scientific and industrial challenges, and often used for tasks like weather forecasting, quantum mechanism,
and physical simultaneous. Now यही चीज अभी मैंने आपको समझाई, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. सुपर कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म एट और नियर द हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स, मीनिंग दे आर एक्सेप्शनली फास्ट एंड पावरफुल. जैसा कि मैंने बताया कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारे सीपीयूज और जिन्हें हम प्रोसेसर्स भी बोलते हैं उनसे एक हाई नेटवर्क पर कनेक्ट होके बना होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल होता है. नाउ आगे हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है, सुपर कंप्यूटर को बनाया क्यों गया, इसका यूज कहाँ है. सो दे आर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क दैट रिक्वायर मैसिव डेटाबेस एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सुपर कंप्यूटर बहुत हैवी, बहुत ज्यादा डेटा सेट्स को और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उन्हें यूज करने के लिए बनाई गई ना. जैसे कि हम देख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि ड्रग की डिस्कवरी करना, क्लाइमेट मॉडलिंग करना एंड इंजीनियरिंग साइमल्टेशंस, जैसे कि डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, analyzing structure. Now the third one is artificial intelligence and machine learning. इसमें भी सुपर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा हाथ है. And then data analysis and processing. So this was about purpose. Now इसका आर्किटेक्चर, सुपर कंप्यूटर बना कैसे है, तो वो हम देखते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपर कंप्यूटर्स टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयूज, जिन्हें हम कंप्यूट नोड्स भी बोलते हैं. सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे सीपीयूज के इंटरकनेक्शन से बना होता है. ये जो नोड्स हैं ये एक हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं जिससे एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन हो सके. These nodes are connected via high-speed networks to allow for efficient data transfer and collaboration. They often utilize common off-the-shelf COTS components to reduce the cost. Supercomputers require a specialized cooling system due to the high heat generated by their powerful processors. तो अब जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर बहुत सारे प्रोसेसर से कनेक्टेड है, तो अगर हम एग्जांपल ले तो हम जब हमारा एंड्रॉइड या फिर आईफोन कोई भी फोन यूज करते हैं, हम उसको बहुत देर तक यूज करें तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो तो बहुत स्मॉल प्रोसेसर से बना होता है. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे प्रोसेसर से इंटरकनेक्टेड होके बना है, तो वो तो कितनी ज्यादा हीट प्रोसेस करता होगा. तो उसके लिए इसे कूलिंग सिस्टम चाहिए. इसीलिए जो होता है, ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये हमेशा एसी इन्वायरमेंट में ही होते हैं, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में ही होते हैं. नाउ द पॉइंट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट की. तो सुपर कंप्यूटर परफॉर्मेंस इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. फ्लोटिंग पॉइंट तो सब लोग समझते होंगे, जैसे कि डेसिमल पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड्स, फ्लॉप्स. सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड पर मेजर
करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर्स का, जैसे कि फुकागू, अ जापानीज सुपर कंप्यूटर jointly developed by Riken and Fujitsu. Now, the second one is Frontier, which is the most used supercomputer, an accessible supercomputer capable of computing 1 quintillion calculations per second. 1 quintillion calculations per second परफॉर्म कर सकता है हमारा ये फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर. नाउ Aurora, a supercomputer built in partnership with Intel and HPE, designed for scientific tools modeling simulation and AI. Aurora एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इंटेल और HPE की पार्टनरशिप में बना है, मेनली साइंटिफिक रिसर्च और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. नाउ हमारा आता है HPC6, a supercomputer designed for energy transition technologies. HPC6 जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज के लिए डिजाइन किया गया है. नाउ हमारा आता है एरावट. What is Eravate? The fastest supercomputer in India, ranked 136th fastest in the world in the top 500 supercomputer list. एरावट जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में इसे जो हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये है 136 fastest in the world in top 500 supercomputer list. Now, इंडिया सुपर कंप्यूटिंग हिस्ट्री. इंडिया की सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं. इंडिया हैज हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटिंग डेवलपमेंट विद द गवर्नमेंट क्रिएटिंग an indigenous development program in the 1980s due to difficulties purchasing foreign supercomputers. See, what happened ना, in 1980s जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्हें जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी फॉरेन से सुपर कंप्यूटर्स मंगाने के लिए. तो जो हमारे जो डेवलपमेंट थे, जो वर्क थे, उसके लिए उन्होंने ये सुपर कंप्यूटर डेवलप किए. तो जो हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर डेवलप हुए वो हम देखते हैं. फर्स्ट है एरावत, the fastest supercomputer in India, installed at the Center for Development of Advanced Computing, that is CDEC, which is in Pune. Now, the second one is Param Siddhi AI, another AI supercomputer in India. These are the supercomputer which are developed in India. And why they are developed? Because our India was facing difficulties in purchasing supercomputers from foreign for their task. Now, the next one is mini computer. So, what is mini computer? Mini computer is a type of computer which is smaller than mainframe but larger and more powerful than a personal computer, often used for tasks like database management, networking, and scientific computations. Example include the PDP series by Digital Equipment Corporation and IBM's. सो मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि मेन फ्रेम से तो छोटे होते हैं बट
जो हमारे पर्सनल पीसीज जो होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। एंड मेनली जो मिनी कंप्यूटर का टास्क जो होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि पीडीपी सीरीज बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन एंड IBM's AS400। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A mini computer, also known as a mid-range computer, is a class of multi-user computer। यहाँ से हम समझते हैं कि ये एक multi-user computer है that fall between mainframe computers and microcomputers in term of size and power। ये मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर की बीच की रेंज में आता है। मेन फ्रेम से छोटा है बट माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है साइज एंड पावर में। पावर इन सेंस लाइक ये बड़े बड़े डेटाबेसेस मैनेजमेंट या नेटवर्किंग या साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका हिस्टोरिकल कंटेस्ट, मिनी कंप्यूटर्स इमर्ज्ड इन द लेट 1950s and reached their peak in the 1960s and 70s। मिनी कंप्यूटर 1950s में बनाया गया था और फिर उसके बाद इसकी डेवलपमेंट बढ़ती गई 1960s एंड 70s तक, बिफोर बीइंग लार्जली रिप्लेस्ड बाय नेटवर्क माइक्रो कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। जब ये एक पीक पर पहुंचा 1960s एंड 70s के बाद, बट उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर ने इसको रिप्लेस किया। आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। स्मॉलर फिजिकल साइज देन मेन फ्रेम, मोर पावरफुल एंड कैपेबल देन पर्सनल कंप्यूटर। मैंने पहले भी बताया आपको कि मोर पावरफुल है, जैसे कि जो बड़े बड़े लार्ज डेटा सेट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट है, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल है लार्ज डेटाबेस, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस एंड अदर चीजों को मैनेज करने के लिए। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स मल्टीपल यूजर इस पे साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर सकते हैं। यूज्ड फॉर टास्क लाइक साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, प्रोसेसिंग, फाइल हैंडलिंग and database management। Examples: PDP series by Digital Equipment Corporation DEC, a popular series of mini computers used in various applications। IBM AS400 जो कि आज भी यूज किया जाता है कई क्लाइंट्स के लिए, कई वर्क के लिए, कई डेटाबेसेस के लिए, कई बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। लेटर renamed I series, a powerful mini computer used for business application। Modern uses: while the term mini computer is less common today, the concept of a powerful compact computer that can handle multiple users is still relevant in the form of servers and other specialized computing devices। भले ही मिनी कंप्यूटर इतना कॉमन अब नहीं है, बट जो इसका जो मल्टीपल यूजर जो हैंडल कर सकते हैं, इसे एक साथ साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्वर्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, इट इज स्टिल रिलेवेंट। Mini PC, a modern term for a small, low-powered desktop computer designed for basic tasks such as web browsing, accessing web-based application, document processing, and audio-video playback। Mini PC
Mini PC. What do you mean by mini PC? It's a mini personal computer जो कि एक लो पावर डेस्कटॉप है जिसे हम जनरली यूज कर सकते हैं ब्राउजिंग के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए एंड ऑडियो वीडियो प्लेबैक के लिए। तो आइए देखते हैं आगे। Now comes microcomputer. What does microcomputer means? Which is the most usable computer in today's time, and we are using microcomputer. A microcomputer, now commonly known as personal computer, जिसे आज हम PC भी बोलते हैं, is a small self-contained computer system with a microprocessor as its central processing unit, memory and input-output circuitry designed for individual use. See, other computers के बारे में हमने जो अभी तक पढ़ा वो मल्टीपल यूजर के लिए या मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, बट ये जो है ये इंडिविजुअल यूज के लिए बनाया गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आज के टाइम पे हम इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो कि हम यूज कर रहे हैं। हमारा डेस्कटॉप हुआ, हमारा लैपटॉप हुआ, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये साइज में स्मॉल है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, फिटिंग ऑन अ डेस्क, इन अ ब्रीफ केस और इवन इन अ पर्सन्स हैंड। ये स्मॉल साइज में है तो हम इसे कैसे भी कैरी कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, द CPU is a single integrated semiconductor chip. It's a chip. CPU is in the form of chip, which is also called microprocessor. Personal use. Microcomputers are primarily intended for individual or small scale use. Microcomputer बनाए ही individual और small scale use के लिए गए हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि CPU हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये मैंने आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जब हमने पढ़ा था तो मैंने वहां पे डीप में समझाया था। मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नाउ मेमोरी, रैम stores data and instructions that CPU is currently using. मेमोरी मैंने ये भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट फिर से बताती हूँ कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो जिसपे CPU वर्क कर रहा है। स्टोरेज स्टोर्स डेटा परमानेंटली सच एज हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट drives. Now, the input device allows user to input data, example keyboard and mouse. Output device display or output information, example monitor and printer. We are not giving it a brief explanation because in the previous lecture when we were learning about von Neumann architecture, we have learned all this in brief. Now comes its example. Common example include desktop computers, laptops, tablets and smartphones. Evolution. The term microcomputer emerged in the 1970s with the advent of increasingly powerful microprocessors, leading to the development of personal computer. माइक्रोकम्प्यूटर जो है वो 1970s में इन्वेंट किया गया था एक पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर के साथ, जिस पर्सनल यूज और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। मॉडर्न यूजेस, व्हाइल द टर्म माइक्रोकम्प्यूटर इज स्टिल यूज्ड, पर्सनल कंप्यूटर और PC is more common
today. भले ही हम इसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, बट आज के टाइम पे हम इसे ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर और पीसी ही बोलते हैं. Now moving forward, now comes mainframe computer. A mainframe computer is a powerful, large-scale computer system designed for processing and managing vast amount of data and complex transactions. See, जब हम पढ़ रहे थे micro computer, not micro, mini computer, when we were learning about mini computer, तो वहां पे हमने देखा था कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा था बट माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक लार्ज स्केल कंप्यूटर है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को हाई स्पीड में प्रोसेस करने के लिए यूज किया गया. ऑफन यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन for critical application requiring high reliability and security. It gives high reliability and security. ये आज भी कई ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए. Purpose: mainframes are primarily used by large organization for tasks like bulk data processing. Bulk data processing means बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करना. तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये यूज किया जाता है. लाइक वो अभी भी यूज करते हैं एंड प्रीवियसली यूज करते थे. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग and large scale transaction processing. Next is key features of mainframe computer. High performance mainframe are designed for high speed data processing and can handle millions of transactions simultaneously. See, ये जो mainframe computer है ये high performance computer इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये high speed पर एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है एक साथ, that is simultaneously. Now, reliability and security. They are known for their reliability, security, and ability to handle massive workload with minimal downtime. ये बहुत सारा वर्क एक साथ कर सकता है कम समय में. Centralized computing. Historically, mainframe have been associated with centralized computing, where users access the system through terminals or workstations. Fourth one, specialized operating system. They often use specialized operating system like IBM ZOS, which supports advanced virtualization and resource management. Mainframe computers एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जैसे कि IBM ZOS हुआ. इसके लिए इनके मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए जो वो यूज करते हैं जो कि एडवांस वर्चुअलाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं. नाउ इसकी एप्लीकेशंस ये कहाँ यूज होता है. बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मैनेजिंग लार्ज डेटाबेसेस. अब सपोज करो बैंक्स में तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारे कस्टमर का डेटाबेस स्टोर होता है, तो वहां पे हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है उन डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए. नाउ इंश्योरेंस, हैंडलिंग क्लेम्स, प्रोसेसिंग एंड पॉलिसी मैनेजमेंट. गवर्नमेंट,
managing census data, social security record, and other large data sets. This is the most important point, that is government uses mainframe computer for census data and social security records and other large data sets. Social security records about our India's security, right? Now, airlines, managing reservations and ticketing systems, telecommunications, processing calls and managing networks. Now comes its evolution. कब बना ये? While client server architecture and cloud computing have become more relevant, mainframe remain essential for organizations that require high performance, scalability and data integrity. भले ही आज क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम है, बट स्टिल मेन फ्रेम रिलेवेंट है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो बहुत ज़्यादा डेटा पे वर्क करते हैं एंड हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर आज भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। Now comes computer based on work. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम कंप्यूटर को 3 वेज में क्लासिफाई करते हैं, एक उसके साइज के बेसिस पे, एक उसके वर्क के बेसिस पे और एक उसके गिव मी अ मिनट गाइस, एक उसके पर्पस के बेसिस पे। नाउ हम वर्क के बेसिस पे देखते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यूजेस कंटिन्यूअसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक voltages or mechanical motions to represent and solve problems. See, एनालॉग एंड डिजिटल में फर्क क्या है? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो नंबर्स पे वर्क करता है एंड इस पे ना मैकेनिकल मोशंस रिप्रेजेंट्स to represent solve problems as opposed to digital computers which use discrete values. And difference is it works on like static values and our digital computer works on discrete values. Continuous representation. Analog computers model problems by representing variables as continuously changing physical quantities such as voltage, current, or the position of mechanical part. Okay, mathematical principles. The analog computer is set up to obey the same mathematical equation that govern the physical phenomena being modeled. We are not giving it much more importance because this is the topic which will not be asked anywhere, but still we should have knowledge. Examples. Early examples include the differential analyzer, which used mechanical gears and shafts to solve differential equations, and hydraulic analog computers. Applications. Analog computers were particularly useful for simultaneous complex systems such as flight simulators. एनालॉग की एप्लीकेशन होती है कि ये फ्लाइट साइमुलेटर्स के लिए यूज होता है, साइमुलेटर्स के लिए, और फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल equation that describe physical phenomena. Advantages. Analog computers can provide almost instantaneous results and are especially effective
for large problem simulations, making them superior to digital computer in certain simulation problems. Okay, now we'll learn about disadvantages. Analog computers have a limited capacity in accepting and computing problem. See, एनालॉग कंप्यूटर कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारा थर्मामीटर हुआ एंड ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता. क्यों नहीं देता? बिकॉज इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है एक एक्सेप्टिंग एंड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम के लिए. ओके, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. एनालॉग कंप्यूटर्स वर prominent in the 1950s and 1960s. एनालॉग कंप्यूटर 1950s and 1960s में बहुत यूज किए गए with some predecessors dating back to 19th century. Modern analog computing. While digital computers are now more common for general purpose computing, analog computer techniques are still used in specialized applications such as in certain types of sensors and control systems. भले ही आज के टाइम पे डिजिटल कंप्यूटर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट स्टिल एनालॉग कंप्यूटर कहीं ना कहीं यूज में है, जैसे कि सेंसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स. Now we will learn about its example. Example of analog device. A thermometer is a simple example of analog device as the temperature is represented by the position of mercury. As we learned, it works on motions and we'll see. And it works with, give me a minute, voltages and currents. So it works with mercury. Thermometer work with mercury. So this is an example of analog device. Difference from digital computer. Digital computer represents data using discrete values like 0 and 1, while analog computers use continuous values. This is the main difference between analog and digital computer. Now comes digital computer. Digital computer is an electronic device that processes information, that is data and instruction, जो कि मैंने आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हमारे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था. रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म, टाइपिकली यूजिंग द बाइनरी सिस्टम. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है, दैट इज 0 and 1, to perform calculation and task. Key characteristics of digital computer. Binary system. Digital computers fundamentally work with a binary system where information is represented as a series of zeros and ones, on and off state. See what happens. Now we are giving some input to computer, but हम वो समझ पा रहे हैं, पर कंप्यूटर उसे समझने के लिए उसे 0 and 1 में कन्वर्ट करता है, जिसे हम ऑन एंड ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं. क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज समझ सकता है, एंड मशीनरी लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है? बाइनरी सिस्टम. नाउ कम्स डिस्क्रीट डेटा. अनलाइक एनालॉग कंप्यूटर which deals with continuous values, digital computer process data in discrete
discrete, that is countable units. Now programmable. Digital computers can be programmed to perform a wide variety of tasks by following a set of instructions, programs. डिजिटल कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि हम उस पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके. Speed and accuracy. They are known for their high speed and accuracy in performing calculation and processing data. तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो हमें एक्यूरेसी नहीं देता, बट जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो हमारा 100% एक्यूरेसी देता है. ओके, नाउ द वर्सेटिलिटी. Digital computer can be used for a vast array of application, from simple calculation to complex simulations and data analysis. डिजिटल कंप्यूटर को हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए एंड data analysis के लिए. Now components of digital computer, that is central processing unit, the brain of computer responsible for executing instruction. Second comes memory, stores both data and instructions that the CPU needs to access. Third one is input and output devices, allow the computer to interact with the user and the outside world. Storage device provide long term storage for data and programs. हम आगे चल के अभी स्टोरेज के बारे में, मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है और एक टेम्पररी स्टोरेज होता है. तो इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर: पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स इन कार्स एंड appliances. Now comes special purpose computer, that is purpose based computer. देखो, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया हो वो है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू कैन टेल. अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क or set of tasks. They are also known as dedicated computer or embedded system. Why they are called as dedicated computers? Because they are designed for specific tasks, for performing specific tasks. Special purpose computers are well suited for tasks that require efficiency, such as weather prediction, planetary science, farming, engineering, meteorology, satellite operations, traffic control, pharmaceutical science research, controlling industrial processes, and medical technologies. Special purpose computers are different from general purpose computers, which can perform a wide variety of tasks. देखो कैसा है ना कि ये जो वेदर प्रोडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है या फिर ट्रैफिक कंट्रोल है, इनके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं. ठीक है, अब जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो
जनरल पर्पस कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इनका डिफरेंस ये है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है हमारा, उसमें हम वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में हम सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर ऑफन मोर रिलायबल देन जनरल पर्पस कंप्यूटर बिकॉज दे ओनली हैंडल वन टास्क। अब रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि दे आर लाइक मोस्ट रिलायबल, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेसी, या फिर हम बोले कि इन फ्यूचर यूज के लिए। तो ये क्यों रिलायबल है? क्योंकि ये सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म कर रहा होता है, बल्कि जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। That's why our general purpose computer is less reliable than special purpose computer. General purpose computer. A general purpose computer system is one that can be programmed to perform a wide range of functions. Users or devices can interact with general purpose computers in a number of ways to suit a wide range of requirements. See, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि उसमें हम मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस सिस्टम कैपेसिटी टू रन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस अलाउज इट to be highly adaptable in the terms of job it can complete. Software may be readily installed, updated and removed. जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, एनी टाइम वट एवर वी want we can do in general purpose computer. Writing a word processing letter, document preparation, recording financial analysis, printing paper, constructing databases and computations are all activities that general computers can perform with precision and consistency. This is the point. These computers are often smaller, have less storage space, and are less expensive. The capacity of these computers to execute a specific task is restricted. See what happens ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, तो जो उसका स्टोरेज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हियर इट इज गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क इज रेस्ट्रिक्टेड, none otherless it is adaptable and effective for meeting people's fundamental requirement at home or in the office. A general purpose system often has a large number of input and outputs to which it may be attached. For example, having USB ports on a laptop allows other devices to alter the laptop capabilities and features. See, a general purpose computer, इसके पास ना बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट्स होते हैं जो कि हम अदर देन जो सिस्टम में है उसके अलग से भी अटैच कर सकते हैं। सपोज हम पेन ड्राइव अटैच कर रहे हैं या फिर हम यूएसबी पोर्ट्स अटैच कर रहे हैं, तो ये इसके कैपेबिलिटीज एंड फीचर्स होते हैं जो कि हम लाइक अल्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज जनरल पर्पस सिस्टम आर मीन टू हैंडल अ wide range of processes, they aren't always entirely optimized for each activity. Optimization is crucial for some activities. Computer in general
are meant to do a variety of activities such as document preparation, financial evaluation, document printing, input output functions at a basic level, database creation, smaller scale data storage, consistent and accurate calculations, performance arts in general. So this all are the activities our computer performs, our general purpose computer performs, while our special purpose computer performs only specific task at once. So this is what we have learned today. This was not at that much important, but still we should have knowledge about the history of the computers and all the computers. See what happens now in if you are in college level, or you are in school level, or you are giving any competitive exam, there are little question asked from the little parts. See, so that's why you should have knowledge about everything. Thank you so much for joining my lecture. If you like my lecture and the lessons I provide, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.